वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। एंड आज की इस वीडियो में हम सभी एंशियंट सोसाइटीज जो सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम का, उसकी सेकंड यूनिट है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, जिसमें हम इंडिया और चाइना की सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और चाइना की जो सिविलाइजेशन है वो है शेंग डायनेस्टी, और इंडिया से आप सभी को पता ही है इंडस वैली सिविलाइजेशन है। दोनों के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। And if you have any query or if you have any doubt, you can message me on Instagram. My username is in front of your screens. और अगर आप ये सारे PDF नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 कंप्लीट करवा दी गई है। बाकी जितनी भी वीडियोस हैं उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएगी आपको सारी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो दे दिया जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो आप प्लीज वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करते रहें। यूनिट 2 आज हम करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से। और आपका एक जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट दूसरा भी होगा, ठीक है, जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाला है, उसमें भी आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़नी है। देखते हैं क्या है। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले जो एक्सकेवेशन का काम हुआ था वो हड़प्पा के अंदर हुआ था। हड़प्पा कहाँ पे आता है? नाउ इन साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। दैट्स वाई इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। सबसे पहले जो सिटी ढूंढी गई थी वो हड़प्पा थी। इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स की बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, राखीगढ़ी, बनावली, नागेश्वर, लोथल, बालाकोट, ये कोट दीजी, ठीक है, मांडा, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। सोर्सेस की बात करें इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो एक्सकेवेशन से मिलती है। जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से जो हमें एक्सकेवेशन करके जो चीजें मिली, जैसे कि हड़प्पा के अंदर एक्सकेवेशन जो है वो 1921 में स्टार्ट हुआ था। और बहुत सारी और भी जो सेटलमेंट्स थी उनका भी एक्सकेवेशन हुआ। और एक बहुत ही जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट हैं जैसे कि सर जॉन मार्शल, सर मॉर्टिमर व्हीलर, इन्होंने एक्सकेवेशंस करवाए हड़प्पन सिविलाइजेशंस के अंदर। और यहाँ पे जो हमें स्क्रिप्ट मिलती है हड़प्पन्स की, वो हमें आज तक पता नहीं चली है। पर हमें जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो चीजें हड़प्पन्स यूज करते थे, उसी से ही हम कंक्लूजन पे आते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा होता होगा, ये ऐसा होता होगा। अभी तक मोर देन 1000 सेटलमेंट्स बियरिंग हड़प्पन मटेरियल हैव बीन डिस्कवर्ड। बहुत ज्यादा सेटलमेंट्स को अभी तक हमने ढूंढ लिया है। और मैं आपको बताऊं अभी भी बहुत ज्यादा सेटलमेंट्स ऐसी हैं जहां पे एक्सकेवेशन काम होना है। और भी बहुत सारी चीजें हमें मिलेंगी। ये कुछ मेजर सोर्सेस हैं जो भी हमें सामान मिलते हैं। इंट्रोडक्शन के साथ अगर मैं स्टार्ट करूं, सबसे डिस्टिंक्टिव जो आर्टिफैक्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो वहां की सील है। ठीक है, जो बहुत ही अलग से बनी हुई थी और पत्थर की बनी होती थी। पत्थर का नाम है स्टीएटाइट। और इसके ऊपर इमेजेस बनी होती थी और एनिमल साइंस बने होते थे। ओके, सील्स के ऊपर जो इनकी स्क्रिप्ट होती है वो अनडेसिफर्ड है, यानी कि आज तक कोई इसको पढ़ नहीं पाया। हड़प्पन कल्चर की बात करें कल्चर का मतलब होता है कि कल्चर मींस ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल। ऐसे ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप जो काफी अलग है स्टाइल में, जैसे सील्स, बीड्स, वेट, स्टोन, बेक्ड ब्रिक्स, ये सारी चीजें सोर्सेस हैं जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर के बारे में बताती हैं। हड़प्पन कल्चर का टाइम माना जाता है 2600 टू 1900 बीसीई। ये इसका टाइम माना जाता है मैच्योर हड़प्पन पीरियड। और अगर हम बात करें इनकी सब्सिस्टेंट स्ट्रेटजीज क्या होती थी, कैसे ये अपना गुजारा करते थे, ये ग्रेन्स, प्लांट, एनिमल प्रोडक्ट, फिश, ये सब वगैरह खाया करते थे। और अगर मैं आपको बताऊं ग्रेन्स में क्या क्या है, गेहूं है, जौ है, चने हैं यानी कि चिकपीस, बार्ले, व्हीट, ये सब आ जाएगा। लेंटिल्स, राइस, ठीक है, राइस काफी रेयर मिला है। गुजरात के अंदर जो है मिलेट्स मिले हैं हमें। ये हम कह सकते हैं। और एनिमल के बोन्स भी मिलते हैं हमें। कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग, ये सारे जानवरों को डोमेस्टिकेटेड किया जाता था, पाला जाता था। ओके। और हॉर्स जो होता था वो डोमेस्टिकेटेड नहीं होता था, उसको नहीं पाला जाता था। एग्रीकल्चर की बात करें, काफी मुश्किल है इसके प्रोसेस को बता पाना, क्योंकि पूरा मेथड सही से नहीं मतलब हमें पता चल पाया है कि कैसे बीज बोए जाते थे। पर हमें जो पिक्चर्स मिलते हैं सील्स वगैरह के ऊपर, उसके ऊपर क्या है, बुल छपा होता था, ऑक्स, बैल वगैरह छपे होते थे। और उनका यूज किया जाता था जुताई करने के लिए, प्लॉइंग करने के लिए, हल चलाने के लिए। इस तरीके से कुछ आपको पता है कि भाई बैलों को यूज किया जाता है हल चलाने के लिए। और क्या होता था,
छोटे छोटे खिलौने टाइप से जो प्लॉ होते हैं, जो हल होते हैं, वो हमें मिले हैं मिट्टी के बने हुए चोलिस्तान के अंदर से, जो कि पाकिस्तान में है, और बनावली के अंदर से, जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। और ये बताता है कि हमें कि भाई प्लॉ का यूज वो करते थे। इसके अलावा एक पूरा खेत मिला है राजस्थान के कालीबंगन में, जो प्लॉड है, यानी कि जुता हुआ पूरा खेत मिला है हमें, ठीक है, जिसकी आप कह सकते हो कि इस तरीके से जुताई की जाती है। और ऐसा ही कुछ खेत हमें कालीबंगन से मिला है। और अगर हम बात करें, सो मतलब हार्वेस्टिंग के लिए स्टोन ब्लेड्स होते थे, ठीक है, यानी कि काटने के लिए फसल को, और वुडन के हैंडल होते थे उसके, और मेटल भी होता था, यूज होता था। और अगर मैं आपको बताऊं, कैनल्स जो होती थी उनका भी हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलता है सबूत, ठीक है। शोर तो गई अफगानिस्तान से, कैनल इरिगेशन के लिए यूज होती थी। इसके अलावा जो कुएं होते थे, वेल्स होते थे, वो यूज होते थे इरिगेशन के लिए। देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन फटाफट कंप्लीट करूंगा, फिर मैं शेंग डायनेस्टी के ऊपर जाऊंगा, एक ही वीडियो में आपको दोनों टॉपिक समझा दूंगा। फिर क्या है, वाटर रिजर्वर्स मिले हैं हमें धोलावीरा में, और ये सब बताते हैं कि वो पानी को स्टोर करके रखते थे इरिगेशन के पर्पज से। प्लान्ड अर्बन सेंटर्स, हमें बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स मिले हैं, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। बहुत ही यूनिक फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का कि हमें मोहनजोदाड़ो नाम से एक बहुत ही वेल नोन साइट मिलती है, जो कि सिंध पाकिस्तान में है। और जो सबसे पुरानी साइट थी, जो फर्स्ट साइट थी, वो हड़प्पा है। बात की जाए सबसे वेल नोन, सबसे फेमस कौन सी साइट है, तो वो मोहनजोदारो है। सबसे पहली साइट की बात की जाए या सबसे पुरानी, तो वो हड़प्पा है, याद रखिएगा। मोहनजोदारो ओल्डेस्ट प्लांट सिटी है पूरी दुनिया की। ये इंडस वैली के बिल्कुल, इंडस रिवर के पास में थी, लरकाना डिस्ट्रिक्ट के आसपास, सिंध के अंदर। मोहनजोदारो को, इसका जो लिटरल मीनिंग है वो प्लेस ऑफ डेड है, यानी कि जहां से बहुत सारे स्केलेटन्स मिले हैं, मुर्दों का टीला, इसको हिंदी में ये कहेंगे। और मोहनजोदाड़ो ही एक चीफ सेंटर हुआ करता था सारी सोशल एक्टिविटीज का, सारे मेन जो सोशल काम होते थे पब्लिकली, वो यही होते थे। इस तरीके से कुछ स्केलेटन्स मिलते हैं हमें जब एक्सकेवेशंस हुई। और ये कुछ सील्स की फोटो हैं जो कि आप देख सकते हो, इसमें एनिमल्स छपे हुए हैं, और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ये फोटोज मैंने खुद क्लिक करी थी नेशनल म्यूजियम में जाकर, जिसको आप देख सकते हैं आपके सामने, जो आपको दिख रहा है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो ये पूरा टाउन टू पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक था सिटाडेल, दूसरा था द लोअर टाउन। सिटाडेल जो होता था उसका एरिया कम होता था, लेकिन वो काफी हाइट पर बना हुआ होता था, जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये ऊंचा बना हुआ है हाइट पर, यही सिटाडेल है। और जो नीचे बना हुआ है वो लोअर टाउन है, नाम से पता चल जाएगा आपको। लोअर टाउन एरिया में बड़ा था, लेकिन बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं था। लोअर टाउन काफी लार्जर था, यहाँ पे रेसिडेंशियल हाउसेस थे, लोग रहते थे, आम लोग जो होते थे, ठीक है। और प्लानिंग बहुत अच्छे से होती थी, क्योंकि जो ब्रिक्स मिली हैं सारे घरों में फिक्स रेशियो की ईंटें मिली हैं। हाइट एंड ब्रीथ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो दुगनी हुआ करती थी। और मड ब्रिक्स यूज होती थी, ठीक है। और मड ब्रिक्स वर यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म यूज होता था, यानी कि हर घर में एक जैसी ईंट, एक जैसा लेंथ, एक जैसी साइज उसका, एक जैसी विथ। अब मैं आपको बता दूं ड्रेनेज के बारे में। एक और डिस्टिंक्टिव फीचर है हड़प्पन सिटीज का, ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा था। घरों के अंदर से बाहर जाने के लिए नालियां बनी हुई थी, गलियों में नालियां बनी हुई थी, सड़कें बहुत पक्की थी, ग्रिड पैटर्न्स में इसको बनाया गया था। ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है एकदम 90 डिग्री पर सीधी आती है सड़क, और दूसरी सड़क भी 90 डिग्री पर आती है। ऐसे ही पैटर्न में नालियां भी बनाई गई थी सड़कों के साथ साथ। फिर मैं आपको बताता हूं कि जो डोमेस्टिक वाटर है वो घर की नाली से बाहर जाते हुए जो गली की नाली होता था वहां पे चला जाता था। नालियों को कवर करके रखा जाता था बड़ी बड़ी स्टोन्स और ब्रिक्स के साथ, ताकि आसानी से उसको उठा के साफ किया जा सके। ये चीजें हमें बताती है इंडस वैली के जो लोग थे वो काफी केयर करते थे, नीट एंड क्लीन उनको रहना पसंद था। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर अगर हम उसका देखें तो बिल्डिंग्स तीन तरीके की होती थी। रेसिडेंशियल, जहां पर लोग रहते थे, लार्ज बिल्डिंग्स, और पब्लिक बाथ। ये तीन तरीके की बिल्डिंग्स हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलती है। ये हमारा स्विमिंग पूल आप कह सकते हो पब्लिक बाथ है, जहां पर रिचुअल बाथ हुआ करता था। रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स की बात करें, रूम बने होते थे, एक कोर्ट यार्ड होता था, उसके चारों तरफ रूम होते थे। कोर्ट यार्ड के अंदर क्या होता था कि भाई बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी, कुकिंग, वीविंग, और ये सब यहाँ पे चलता था। और हर घर में अपना एक कुआं होता था, वेल होता था, ड्रेनेज सिस्टम होता था, और पक्की ईंटें होती थी, अच्छी क्वालिटी की ईंटें होती थी। प्राइवेसी का ये लोग बहुत ध्यान रखते थे, विंडोज नहीं थी इनके घरों में, खुद का बाथरूम इनका होता था, ईंटों का बना हुआ, ड्रेन से कनेक्टेड होता था। और रेसिडेंशियल जो और इनकी फीचर्स बताऊं तो स्टेयर केसेस भी बने हुए थे, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी।
टोटल 700 वेल्स अभी तक हमें मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। ये हमारा सिटाडेल है जो मैंने आपको बता दिया है। और सिटाडेल के अंदर भी बहुत कुछ बना हुआ था, जैसे वेयर हाउस, ग्रेट बाथ, ठीक है, ये सारी चीजें पब्लिकली यूज होती थी। ठीक है, ये ग्रेट बाथ है जहां पर रिचुअल बाथ हुआ करता था, सारे लोग आकर यहाँ पे नहाते थे। ये देखिए, ये ग्रेट बाथ है जो हमें आज मिला है। ठीक है, और पक्की ईंटों का बना हुआ है, इसको खाली करने का भी जुगाड़ बना हुआ था, फिलिंग और एम्पटिंग सारी चीजें इनको आती थी अच्छे से। सो ये हमारा ग्रेट बाथ हो जाएगा। फिर मैं अगर आपको बताऊं, सीढ़ियां भी थी इसमें नीचे जाने के लिए, और बहुत बड़ा टैंक भी होता था जिसमें पानी को आप खाली कर सकते हो, साफ सफाई कर सकते हो, फिर वापस से आप पानी इसमें भर दीजिए। क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करें, हड़प्पन्स के पास टैलेंट था क्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, चानुदारो जो होता था वो एक ऐसी साइट थी जो एक टाइनी सेटलमेंट थी, वहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत होता था, बहुत ज्यादा अलग अलग मटेरियल्स यूज होते थे। पॉटरी, पॉटरी की बात करें, सो हड़प्पन सेटलमेंट्स के अंदर पॉटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बताती है कि किस तरीके से इनके कल्चर में मतलब ज्यादातर जो हड़प्पन पॉटरी है वो प्लेन है, ज्यादा डिजाइन नहीं होती थी। ठीक है, रेड स्लिप एंड ब्लैक पेंटेड डेकोरेशन उस पर देखने को मिलती है, और पेंटेड डेकोरेशन जो होते थे उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी होती थी, थिकनेस अलग अलग हो सकती है लाइंस की, पत्तों के पैटर्न बने होते थे। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए, ये लाइनें बनी होती थी, पत्तों के पैटर्न बने होते थे, ये इनकी पॉटरी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि क्या इन्होंने यूज किया हुआ है। और अगर हम आगे बढ़े, सो देखते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें आती हैं, बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्क, वेट मेकिंग, ये सारी चीजें आती हैं। और बीड्स को बनाने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग जो है मटेरियल्स का यूज होता था, जैसे पत्थरों में कार्नेलियन है, जैस्पर है, क्रिस्टल है, क्वार्टज है, स्टीएटाइट है। मेटल्स में है कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, और कुछ अदर मटेरियल्स भी थे जैसे शेल और टेराकोटास। शेप्स भी अलग अलग होते थे जो बीड्स के, डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल शेप, स्पेरिकल बैरल शेप, सेगमेंटेड, ये सब आता था। अब ये मटेरियल कहाँ कहाँ से लाते थे, एक तो भाई ये अपनी सेटलमेंट्स को स्टेब्लिश कर दिया करते थे। ठीक है, जैसे शोरतुगई से ये लेपिस लजूली लाते थे जो कि एक ब्लू स्टोन था, नागेश्वर और बालाकोट से शेल्स लाते थे, लोथल से कार्नेलियन आता था, स्टीएटाइट जो है वो नॉर्थ गुजरात और साउथ राजस्थान से आता था, मेटल जो है वो राजस्थान से आता था। इसके अलावा एक्सपेडिशंस भी भेजते थे ये दूर से खरीद के लाने के लिए, जैसे खेतड़ी से जो राजस्थान के अंदर एक एरिया है वहां से कॉपर आया करता था, साउथ इंडिया से गोल्ड आता था। और ये एक्सपेडिशन जब जाते थे तो वहां से और भी जो कम्युनिटीज से इनकी बातचीत होती थी, दूर दूर के कॉन्टेक्ट भी थे इनके। ये हमें पता चलता है कि अदर जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थी, जैसे कि कॉपर जो है वो ओमान से आता था। ठीक है, ओमान कहाँ पर है, ये हमारा इंडिया है, ये पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन का एरिया इतना था, यहाँ से ये ओमान है। सो ओमान से भी कॉपर आता था, समझ आ गया आपको। और इसके अलावा ये हमें चीजें पता चली है ओमानी कॉपर और जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैं, ठीक है, इनमें ये पता चलता है कि हड़प्पन जो है वो ट्रेड करते थे कहीं ना कहीं ओमान के साथ, और ओमान वाले भी ट्रेड करते थे कहीं ना कहीं हड़प्पन के साथ। और एक हड़प्पन जार मिला है, ठीक है, जो कि वाइट, सॉरी नॉट वाइट, ब्लैक क्ले से बहुत मोटी लेयर है उससे बना हुआ, ओमानी साइट्स के अंदर ये मिला है, जो कि हड़प्पन्स बनाया करते थे। समझ में आ रहा है आपको। इस तरीके से ये हमें पता चलता है कि इनके ओमान तक भी कॉन्टेक्ट थे। मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है वहां से भी इनके कॉन्टेक्ट थे। कॉपर जो है आपको पता है मगान से आता था, मगान को ही ओमान कहा जाता है। जो हड़प ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस के अंदर जो कुछ टेक्स्ट मिलते हैं उसमें ओमान का नाम मगान लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसे सील्स मिलते हैं जिनके ऊपर नाव बनी हुई थी, तो नाव से कहाँ जाते होंगे हड़प्पन, कहीं दूसरे देशों में जाते होंगे। और ये सील्स का बहुत यूज होता था भाई। ठीक है, सील्स वेरी इंपॉर्टेंट थी। सील्स जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को आसान करती थी, आपसे ये पता चल जाता था कि सेंडर कौन है अगर आपका खुद की सील आपने लगा रखी है। ठीक है, बहुत फायदे होते थे सील्स के। और होता क्या था कि मान लो ये बैग है, इसके ऊपर जो है इसके माउथ के पास रस्सी बांध दी जाती थी, और उस पर कुछ गीली मिट्टी लगा दी जाती थी, फिर उस पर सील मार दी जाती थी, फिर उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था, और वो पूरा पैक हो जाता था। अब अगर कोई बीच में इसको खोलेगा, छेड़खानी करेगा, तो पता चल जाएगा कि भाई सामान से छेड़खानी हुई है, कोई नहीं खोलेगा तो नहीं पता चलेगा। सो यही फायदा था सील्स का। स्क्रिप्ट की बात करें, आज तक अनडेसिफर्ड है। पिक्टोरियल स्क्रिप्ट थी, पिक्चर्स बनी हुई थी, अल्फाबेटिकल नहीं थी। बहुत सारे साइंस थे इसमें, लगभग 400 प्लस साइंस थे। आगे देखते हैं।
ठीक है। और लगभग इसमें मैं आपको बताऊं 400 प्लस साइंस थे, और ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। ओके, इस तरीके से। और अगर मैं आपको बताऊं कॉपर टूल्स, ठीक है, और रिम्स ऑफ जार, कॉपर, टेराकोटा, टैबलेट, सील्स, ज्वेलरी, अलग अलग जगहों पर इनकी स्क्रिप्ट लिखी हुई मिली है। वेट्स की बात करें तो ये तोलने में यूज होते थे वेट्स, ठीक है, जो मतलब जो भी सामान वगैरह खरीदा जाता था उसमें वेट्स का यूज होता था। चर्ट नाम के पत्थर से बनाए जाते थे, वेट्स क्यूबिकल होते थे, कोई ज्यादा डिजाइनिंग नहीं होती थी इनके ऊपर। रिलीजन की बात करें अगर हड़प्पन्स के, तो कोई टेम्पल वगैरह हमें नहीं मिला है या कोई रिलीजियस मटेरियल ऐसा तो नहीं मिला, बट माना जाता है कि वो मदर गॉडेस की और एनिमल्स की पूजा किया करते थे। ये मदर गॉडेस है, ठीक है, मदर गॉडेस या अर्थ गॉडेस भी इसको कहा गया है। माना जाता है कि मतलब फीमेल एनर्जी में लोग विश्वास रखते थे, महादेवी भी कहते थे। और एक मेल गॉड भी मिले हैं हमें सील के ऊपर, जिसको पशुपतिनाथ का नाम दिया गया है। योगी भी कहा गया है इनको, जो कि एक पोस्चर में बैठे हैं, सिटिंग क्रॉस लेग, आलती पालती मारकर बैठे हैं। इनके आसपास जो है एनिमल्स हैं, बफेलो, एलिफेंट, टाइगर। माना जाता है शिव जी का एक रूप है पशुपतिनाथ। ओके, लॉर्ड शिवा का ही एक रूप माना जाता है। इसके अलावा इनकी सील्स पे बहुत सारे एनिमल्स दिखते हैं, तो माना जाता है नेचर एनिमल इसकी ये बहुत पूजा करा करते थे, ठीक है। और इसमें से कुछ एनिमल्स है जैसे बफेलो, बफेलो जो है वो यमराज का वाहन है। टाइगर जो है माँ काली का, एलिफेंट जो है वो इंद्रदेव का, बुल जो है वो शिव जी का। तो माना जाता है कहीं ना कहीं मानते थे भाई ये हिंदुइज्म में। इसके अलावा ट्रीज की भी वर्शिप होती थी, जैसे पीपल के पेड़ की पूजा आज तक होती आ रही है, उस टाइम पे भी होती थी। वॉर की अगर हम बात करें तो मतलब भाई वॉर में आप यहाँ पे कह सकते हो कि मतलब पॉसिबिलिटी है कि वॉर हुई होगी, क्योंकि हड़प्पन्स के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था। एक थ्योरी है आर्यन इन्वेजन की, उसमें ये बताया जाता है कि बहुत सारे हड़प्पन्स को मार दिया गया था, ठीक है, और ये हुआ था, कुछ वॉर वगैरह ऐसी हुई थी। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि इनका एंड जो हुआ था वो एक तो फ्लड्स की वजह से माना जाता है, ठीक है, कि लगातार फ्लड्स आई, इसकी वजह से जो है वो सबमर्ज्ड हो गए बहुत सारी टेरिटरीज जो थी। फेमिन्स यानी कि सूखा वगैरह पड़ा, जिसकी वजह से लोग वहां से चले गए, एक डेजर्ट बन गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो लोग चले गए। तीसरा है अर्थक्वेक, माना जाता है कि भाई अर्थक्वेक आया होगा जिसकी वजह से सारे लोग जो है वहां से खत्म हो गए। या फिर इंडस रिवर का जो कोर्स है, जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो गई होगी और हड़प्पन की सिटीज की तरफ वो पानी चला गया होगा। और एक लास्ट थ्योरी है इन्वेजन ऑफ आर्यंस, आर्यंस आए और उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया और अपनी वैदिक सिविलाइजेशन को स्टार्ट किया, ऐसा माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेंग डायनेस्टी। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंडस वैली आपको पता ही है, आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी पढ़ोगे उसे। शेंग डायनेस्टी काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैप है शेंग डायनेस्टी का, जो कि आपके सामने कुछ इस तरीके से है, आप इसको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इसके बारे में पढ़ना। ब्रॉन्ज एज जो थी चाइना के अंदर, वो बिगिन होती है अर्ली टोउ इन द सेंट्रल वैली ऑफ द येलो रिवर, ठीक है। और मैं आपको बताऊं ये साउथ ईस्ट में पड़ता है, मॉडर्न लुयोंग सिटी के, हैनान के प्रोविंस के अंदर, जहां पर लुओ रिवर जो है वो येलो रिवर से मिलती है। ब्रॉन्ज एज जो है वो चाइना में मानी जाती थी एरा ऑफ द थ्री डायनेस्टीज, जिसको संडाई भी कहते थे ये लोग। तीन डायनेस्टीज कौन कौन सी थी मैं आपको बता देता हूं। ये तीन डायनेस्टी है शिया डायनेस्टी, शेंग डायनेस्टी, होउ डायनेस्टी। सो ये यहाँ पे है, ठीक है, ये तीन डायनेस्टीज यहाँ पे है। यहाँ पर तीन डायनेस्टीज ने पूरा एरिया ऑक्यूपाइड कर रखा था येलो रिवर वैली का, ठीक है। येलो रिवर के पास ही चाइनीज सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई थी। माना जाता है चाइनीज सिविलाइजेशन का बर्थ प्लेस जो है वो येलो रिवर वैली ही थी। किंगडम की बात करें सो शेंग डायनेस्टी अराउंड 1600 बीसीई में ढूंढी गई थी। एक आदमी था जिसका नाम था चेंग तैंग, ठीक है, जिन्होंने एक किंग को हरा दिया था जिसका नाम था द लेजेंडरी सिया, ठीक है। इसको हराकर चेंग तैंग आ गए थे। द शेंग डायनेस्टी वॉज अ मोनार्की, एक मोनार्क होता था, राजा होता था, और लगभग 29 से लेकर 30 किंग्स माने जाते हैं, लगभग जिन्होंने 600 ईयर्स तक रूल किया। और किंग के ऑफिशियल्स होते थे जो उसको सर्व करते थे, उनकी एक पोजीशन होती थी, अथॉरिटी होती थी, उनका कुछ काम होता था। ऑफिशियल्स जो होते थे वो हेरिडेटरी क्लास के होते थे, एरिस्टोक्रेट्स होते थे, ठीक है, जो कि मतलब राजा से ही, किंग से ही रिलेटेड कुछ लोग होते थे।
चेंग तेंग जो थे वो माना जाता है कि सबसे पहले इसी ने अपनी कैपिटल बनाई शेंग नाम से, जो कि आज के टाइम पे हेंगजोउ नाम के शहर पे है। बट और बाद में जो किंग्स आए उन्होंने कैपिटल्स को बदला। लास्ट जो कैपिटल थी वो यिन बनी, जो कि आज की डेट में अनियांग नाम से एक सिटी है वहां पे है। रिलीजन की बात करते हैं, जो शेंग होते थे वो शेंग डी नाम से एक सुप्रीम गॉड है उसको मानते थे। ठीक है, माना जाता है कि वही सभी मतलब सन मून विंड रेन नेचुरल फोर्सेस सभी से ऊपर वही है शेंग डी। ठीक है, उसी को ये लोग मानते थे। और इसके अलावा ये अपने एंसेस्टर्स अपने पूर्वजों की पूजा करते थे, और मरने के बाद वो विश्वास रखते थे कि वो लोग हेवन में जाते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं। इसके अलावा शेंग डायनेस्टी के जो लोग थे वो एनिमल सेक्रीफाइस करते थे अपने एंसेस्टर्स को, अपने नेचर गॉड्स को। शेंग जो लोग थे वो आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे और अपने एंसेस्टर्स की वर्शिप में विश्वास रखते थे। सो बरियल्स के टाइम पे वो काफी ध्यान रखते थे कौन कौन सा सामान रखना है। सो ये इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी बेसिस जो था अर्ली टोस इकोनॉमी का या शेंग डायनेस्टी की इकोनॉमी का वो एग्रीकल्चर था। फार्मर्स जो होते थे इन द एक्सटेंसिव हिंटरलैंड ऑफ द सिटी ऑफ अर्ली टो ग्रू, ये क्या क्या उगाते थे? स्टेपल ग्रेन्स जैसे कि वीट और अलग अलग टाइप्स के मिलेट, राइस यानी कि साउथर्न एरिया में ज़्यादा होता था ये, और वेजिटेबल क्रॉप्स होती थी। और ये डोमेस्टिक एनिमल्स भी पालते थे जैसे चिकन, पिग, सिल्क वॉर्म, ये सारी चीज़ें। ट्रेड होता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था भाई। इससे अर्टली टो जो कल्चर था, जो शेंग डायनेस्टी है उसकी वेल्थ में काफी फायदा मिला। सॉल्ट, कॉपर, जेड, कोरीज, टर्कोइज, कोलिन, क्ले, प्रीशियस स्टोन्स, टिम्बर, एनिमल फूड और क्राफ्टेड सामान जितना भी होता था ये इंपोर्ट किया जाता था। ठीक है, और ये सब इसका ट्रेड होता था। अब मैं आपको बताता हूं ब्रॉन्ज प्रोडक्शन। शेंग डायनेस्टी उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी जब चाइना की ब्रॉन्ज एज चल रही थी चाइना के अंदर। और इस टाइम पे ब्रॉन्ज माना जाता था पावर, वेल्थ और लग्जरी को रिप्रेजेंट करने वाली चीज। जिसपे ब्रॉन्ज है उसके पास पावर है, वेल्थ है और लग्जरी है। बाय लुकिंग एट द वे ब्रॉन्ज वाज यूज्ड बाय शेंग्स, ठीक है, जिस तरीके से शेंग ब्रॉन्ज का यूज करते थे, जिसके पास बहुत पावर है वही उसको एक्सेस कर सकता था। ब्रॉन्ज जो था, ठीक है, ब्रॉन्ज कॉमन टूल्स बनाने के लिए यूज नहीं होता था, जैसे हैमर वगैरह और ये सब के लिए ब्रॉन्ज यूज नहीं होता था। शेंग डायनेस्टी के अंदर जो ब्रॉन्ज यूज होता था वो दो कैटेगरी का था। एक तो वेपन्स बनाने में यूज होता था, और सेरेमोनियल वेसल्स जो बर्तन वगैरह होते हैं, ठीक है, फूड वाइन वगैरह के बर्तन, इसके लिए यूज होता था। और ज्यादातर जो चीजें हैं वो सेरेमोनियल वेसल्स, ठीक है, ये हमें बताते हैं कि सोसाइटी और कल्चर कितना उनका बहुत अच्छा था। रिचुअल्स वगैरह को वो कितना फॉलो करते थे, जैसे बुरियल सेलिब्रेशन, गॉड्स की वर्शिप, एंसेस्टर्स की वर्शिप, उसमें ब्रॉन्ज का बहुत यूज होता था। इसके अलावा ब्रॉन्ज वेपन से इनकी वॉर टेक्नोलॉजी काफी बदली। ठीक है, और इनको मिलिट्री एडवांटेज मिला अपने एनिमीज के ऊपर जब इन्होंने ब्रॉन्ज का यूज करना स्टार्ट किया। जब लड़ाई लड़ने का तरीका ही बदल दिया इन्होंने। चेरियट यानी कि रथ का यूज करते थे ये। ठीक है, और माना जाता है कि ये जो चेरियट है ये वेस्टर्न एशिया से आया था। और इस चेरियट के आने से लड़ाई लड़ने के तरीके पूरी तरीके से बदल गए। चैरियट के आने से क्या होता था, जो भी उस पे कमांडर होता था वो आराम से अपने ट्रूप्स को बता सकता था और दूर के डिस्टेंस से भी अटैक कर सकता था। शेंग डायनेस्टी लगभग 1050 बीसी के आसपास आके एंड हो जाती है, जब कुछ कॉन्करर्स आते हैं, अटैकर्स आते हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ हू, ठीक है, जिन्होंने इन्वेड कर दी यहाँ की कैपिटल और सक्सेसफुली शेंग डायनेस्टी को खत्म कर दिया। सो ये शेंग डायनेस्टी के बारे में थोड़ी सी बातें थी। बेसिकली आपको ब्रॉन्ज एज वाली बातों पर ध्यान रखना है। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करके प्लीज बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो आपको नोटिफिकेशन बेल नजर आ रही है आप इसको जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।